हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 में एसएसटी हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो आज हम इस वीडियो में सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया और रशियन रेवोल्यूशन क्या थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या रीज़न था कि रशिया में रेवोल्यूशन आई है, जैसे कि फ्रांस में आई थी, बैकग्राउंड। और उसके बाद में 1905 की रेवोल्यूशन क्या है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन क्या है, और इन दोनों को ही ज्वाइन करके हम रशियन रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। रशिया आफ्टर रेवोल्यूशन मीन्स यूएसएसआर का फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टालिन एंड रशिया अंडर स्टालिन के रूल में रशिया जो है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये सभी टॉपिक हम इस वीडियो में इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ये तो हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें कि हमको इंट्रोडक्शन मिलेगा सोशलिज्म का, कि यूरोप में सोशलिज्म किस तरह से आया और रशियन रेवोल्यूशन क्या थी। सोशलिज्म एक तरह की आइडियोलॉजी होती है और सोशलिज्म का मीनिंग होता है सोसाइटी में उन लोगों का रूल होना जो कि सोसाइटी का पार्ट है। मीन्स एक तरह से थर्ड स्टेट या वर्किंग क्लास, जो हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो द एज ऑफ सोशल चेंज, कैसे सोशल चेंज की जो एज है वो आती है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी दैट सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है, प्रीवियस चैप्टर में हमने ये देखा है कि किस तरह से पावरफुल आइडियाज फ्रीडम और इक्वलिटी के यूरोप में सर्कुलेट होते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन किस ईयर में हैपन हुई है, इट वॉज द ईयर 1789। और बेस्टाइल का फॉल कब हुआ, 14 जुलाई 1789 को। पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी किस तरह से इमर्ज हुए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में। वहाँ पर एक किंग था, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हम प्रीवियस चैप्टर को, जिसका नाम था लुई 16। तो उन्होंने ओवर टैक्सेशन इम्पोज कर रखा था अपनी सब्जेक्ट के ऊपर, अपनी पब्लिक के ऊपर, और उससे फेडअप होकर वहाँ की पब्लिक ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थी। एक फोर्ट्रेस प्रिजन था वहाँ पर जिसका नाम था बेस्टाइल। ये एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्ट था और लुई 16 का जो भी अपोज करता था, लुई 16 उसको इस फोर्ट्रेस प्रिजन यानी कि बेस्टाइल में डाल देता था। तो बेस्टाइल को डिमोलिश करके वहाँ के लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग की थी। अब द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। फ्रेंच रिवोल्यूशन ने ही ओपन किया था वो वे या वो पाथ लोगों के सामने, एक पॉसिबिलिटी कि किस तरह से सोसाइटी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, सोसाइटी में गवर्नमेंट का फॉर्म क्या होना चाहिए, किन लोगों को उस सोसाइटी में रूल करना चाहिए। इस सब का जो वे है, पाथ है, वो किसने क्लियर किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। और फ्रेंच रेवोल्यूशन मेनली किसने ऑर्गेनाइज की थी, सोसाइटी के थर्ड स्टेट ने। हम रिकॉल करेंगे थोड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन को, तो उस चैप्टर में क्या था कि सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। और जो टैक्सेशन था वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग ही पे करते थे। तो ओवर टैक्सेशन की वजह से, और ऑलरेडी वहाँ पर क्राइसिस था, तो ओवर टैक्सेशन को वो लोग वहाँ पर फेस नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से उन लोगों ने वहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की थी। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into state and orders, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. तो ये लाइन क्लियर है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, yes, as you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and orders, and it was aristocracy and church which controlled economic and social power. जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज में, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में सोसाइटी कितने स्टेट में डिवाइड है, फर्स्ट स्टेट क्लर्गी, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। थर्ड स्टेट 2 क्लासेस में डिवाइडेड था। तो सोसाइटी को रूल करने वाले
सोसाइटी को रूल करने वाले जो स्टेट हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है तब इस सिस्टम को चेंज करना पॉसिबल हुआ है। थोड़ा रिकलेक्ट करते हैं कि रॉबेस्पियर आया था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, और उसके बाद में उसकी गवर्नमेंट भी फेल हो गई थी क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा रिजिड और एक ड्रास्टिक रूलर था। तो रेवोल्यूशन के बाद में यूरोपियन सोसाइटी चेंज होती है और एक डेमोक्रेसी आती है। डेमोक्रेसी के लिए एक पथ जो है वो क्लियर होता है। तो इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, एशिया, न्यू आइडियाज अबाउट इंडिविजुअल राइट हु कंट्रोल्ड स्पेशल पावर बिगिन टू डिस्कस। यूरोप में, एशिया में, अब जिस समय ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है उस वक्त एशिया में, मीन्स हमारा कंट्री जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और वो अंडर ब्रिटिश रूल था। तो वर्ल्ड के बहुत से अदर पार्ट्स में भी, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी और एशियन कंट्रीज़ में भी न्यू आइडियाज़, किससे रिलेटेड न्यू आइडिया? लिबर्टी एंड इक्वलिटी से रिलेटेड न्यू आइडियाज़ जो थे वो इंडिविजुअल राइट से रिलेटेड लोगों के बीच में डिस्कस किए जाने लगे कि सोशल पावर किसके हाथ में होनी चाहिए और किस तरह का रूल हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। बिकॉज मैक्सिमम पीपल जो हैं वो सोसाइटी के अंडर में आते हैं। रूलिंग क्लास जो है उनका पॉपुलेशन परसेंटेज काफ़ी कम होता है, बट वो रूलिंग क्लास थी और वो पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करती थी। डिफरेंट टाइप के टैक्स इम्पोज किए जाते थे और हर मनमाने रूल्स एंड रेगुलेशंस वो अपनी पब्लिक पर फॉलो करते थे। तो इन इंडिया राजा राम मोहन राय एंड डेरोजियो टॉक्ड ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड मैनी अदर डिबेटेड द आइडियाज ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप। भारत में उस समय जो राजा राम मोहन राय हैं और हेनरी डेरोजियो, इन लोगों ने ये उस चीज़ के सिग्निफिकेंस को, उसके महत्व को समझते हैं जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिला था। बहुत सारे अदर डिबेटेड भी पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप में स्टार्ट होने शुरू हो गए थे कि किस तरह के आइडियाज़ यूरोप में, यूरोपियन सोसाइटी में होने चाहिए। तो द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रिशेप्ड दीज आइडियाज़ ऑफ सोशल चेंज। कॉलोनीज़ का मतलब है कि वो कंट्रीज़ जो किसी ना किसी बिग कंट्री की कॉलोनी है, उनके अंडर में है, उनके स्लेव हैं। तो इन कॉलोनियल कंट्रीज़ में, कॉलोनीज़ कंट्रीज़ में जो आइडियाज़ हैं लिबर्टी और इक्वलिटी से रिलेटेड वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए और सोशल चेंज ने शेप लेना, रीशेप लेना स्टार्ट किया। तो ये बैकग्राउंड है सोशलिज्म का यूरोप में। और रशियन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है उसको हम बाद में देखेंगे। तो एक बैकग्राउंड इसका फिर से हम देखते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई है उसने बाकी यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ के लोगों के बीच में एक न्यू आइडियोलॉजी क्रिएट की है जिसको सोशलिज्म कहते हैं। सोशलिज्म एक तरह की पॉलिटिकल थिंकिंग है, एक आइडियोलॉजी है जिसका मतलब होता है कि सोसाइटी में लोगों का, उन लोगों का रूल होना चाहिए जो कि टैक्सेशन, जो टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स पेयर होते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट टैक्स पेयर नहीं थी और वही टैक्सेशन इम्पोज करती थी। Not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. यूरोप में हर किसी को सोसाइटी का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्टेबल नहीं है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी। एंड responses varied from those who accepted that some changes were necessary but best for a gradual shift, and to those who wanted to restructure society radically. प्रीवियस चैप्टर में जिस तरह से हम लोगों ने देखा था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इस चैप्टर में फर्स्ट स्टेट मीन्स कंजर्वेटिव, सेकेंड स्टेट मीन्स लिबरल्स एंड थर्ड स्टेट मीन्स रेडिकल्स। और इन तीनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है। कंजर्वेटिव जो हैं वो नोबिलिटी के फेवर में है, चर्च के फेवर में है। वो चेंज करना चाहते हैं सोसाइटी को, बट बहुत ही ग्रेजुअल स्पीड से, बहुत ही स्लो स्पीड से। जो लिबरल्स हैं वो एक तरह के मॉडरेट लोग हैं, चेंज वो भी चाहते हैं।
तो सम वर कंजर्वेटिव, ये कंजर्वेटिव हैं, बाकी लोग लिबरल हैं या रेडिकल हैं। रेडिकल्स जो है वो पूरी तरह से सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक वे में रूल करना चाहते हैं सोसाइटी में। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट टाइम? कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल जो हैं इन टर्म्स का उस टाइम के कंटेक्स्ट में क्या मीनिंग है, क्या इम्पोर्टेंस है? What separated these strands of politics and what linked them together? पॉलिटिक्स के इन स्ट्रैंड को कौन सी चीज़ है जो सेपरेट करती है और क्या है जो उनको यूनाइट करती है, उनको म्यूचुअली कनेक्ट करती है? लेट अस सी। वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज टर्म्स डू नॉट मीन द सेम थिंग इन ऑल कंटेक्स्ट और ऑल टाइम। ये हम सबको रिमेंबर रखना चाहिए कि ये तीनों टर्म्स जो हैं वो एक सेम थिंग को मीन नहीं करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं और सभी टाइम्स में हम इनको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी के चेंज के साथ ही साथ जो है वो सोसाइटी में जिस तरह से चेंज होता है इनकी आइडियोलॉजी के साथ में, कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल्स के साथ में, तो वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ट्रांजिशन ऑफ द 19th सेंचुरी। ट्रेडिशंस ऑफ द 19th सेंचुरी, कुछ जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं कहाँ की, 19th सेंचुरी की, तो उनका भी एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है, क्या है, एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, किस तरह से उन ट्रेडिशंस ने चेंज को इन्फ्लुएंस किया है। देन वी विल फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज एन अटेम्प्ट एट अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। ग्रेजुअली किस तरह से चेंज आया है कंजर्वेटिव से लिबरल और एंड फाइनली रेडिकल्स ने सोसाइटी को किस तरह से उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया है। थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया, सोशलिज्म बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पावरफुल आइडियाज टू शेप सोसाइटी इन द 20th सेंचुरी। रशियन रेवोल्यूशन ने बाकी कंट्रीज़ के लिए भी, चाहे वो एशियन कंट्री हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हों, रिशेप किया है सोसाइटी को और 20th सेंचुरी में एक पावरफुल आइडिया दिया है कि किस तरह से सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। एक बेसिक आइडिया यहाँ पर ये है कि अगर हम कहें सम अप करते हुए तो सभी लोगों ने, लगभग सभी लोग किसको अपोज कर रहे हैं वहाँ पर? मोनार्की को। रूलर्स जो हैं वो किंग्स नहीं होने चाहिए, मोनार्क्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पीपल एवरी रूलर who belong to aristocrat society, he thinks only about himself, कि जो भी रॉयल फैमिली से लोग आते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और पब्लिक वेलफेयर के रूल्स वो नहीं बनाते हैं। हमेशा ही ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस वो लोग इम्पोज करते हैं जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो लेट अस सी कि लिबरल, रेडिकल और कंजर्वेटिव क्या है, और यही तीनों आइडियोलॉजी जो है इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, इस वीडियो में हम लिबरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वन ऑफ द ग्रुप विच लुक्ड टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल। लोगों का एक ग्रुप जो सोसाइटी को चेंज करना चाहता है वो लोग हैं लिबरल्स। लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। लिबरल्स जो है वो सभी रिलीजन के लोगों को की रिस्पेक्ट करते हैं और उन सभी रिलीजन्स को टॉलरेट करते हैं। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ रिलीजन और अनदर। यहाँ पर रिलीजन को लेकर भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है उस टाइम, रशियन रेवोल्यूशन से पहले। ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। ब्रिटेन किसको फेवर कर रहा है? इंग्लैंड के चर्च को, ऑस्ट्रिया को, और स्पेन फेवर कर रहा है कैथोलिक चर्च को। तो लिबरल ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। डायनेस्टिक रूलर्स जो हैं, जो हेरिडिटी रूलर्स हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड, उनके पास में अनकंट्रोल्ड पावर है, उनके बियॉन्ड कोई ऐसी पावर नहीं है, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसी कोई रूल बुक नहीं उस कंट्री में जो उनकी उस डायनेस्टिक पावर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो लिबरल ने उनकी डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर को तो टारगेट किया है और ये कहा है कि इन लोगों का रूल सोसाइटी में नहीं होना चाहिए क्योंकि इनके हाथों में अनकंट्रोल्ड पावर होती है। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट।
दे मीन्स लिबरल्स जो हैं वो करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं लोगों के राइट्स को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ रूलर्स, जो भी राजा हैं उनकी जो गवर्नमेंट है वहाँ पर मोनार्क्स हैं, किंग्स हैं, उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोगों के राइट को वो सेव करना चाहते हैं। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड सब्जेक्टेड टू लॉज interpreted by a well-trained judiciary that was independent of ruler and officials। उन लोगों ने आर्ग्यू किया है, डिबेट की है, किसके लिए? फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसे रूलर के लिए, एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के लिए जिसको कि इलेक्ट किया हो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ने, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, सब्जेक्ट टू लॉज, किसी भी कानून के, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो आंसरेबल हो, एंड इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेंड जुडिशरी, और जिसको एक्सप्लेन किया गया हो एक वेल ट्रेंड जुडिशरी के द्वारा, दैट वॉज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल्स, और उस जुडिशरी के ऊपर किसी भी रूलर या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई भी कंट्रोल ना हो, तभी तो जुडिशरी जो होगी वो इंडिपेंडेंट होके क्या कर पाएगी? वर्क कर पाएगी। तो लिबरल लोगों ने इस तरह का जो रूल है वो अपनी सोसाइटी में चाहा है। However, they were not democrats, लेकिन वो कम्प्लीटली अभी डेमोक्रेट्स नहीं हैं, डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, लेकिन ये लोग मोनार्की को अपोज कर रहे हैं, और ये हुए लिबरल्स जो कम्प्लीटली अभी डेमोक्रेट्स नहीं है। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स वोटिंग राइट। अभी वो वोटिंग राइट में उतना विश्वास नहीं करते हैं कि सोसाइटी के लोगों को वोट देकर अपनी गवर्नमेंट इलेक्ट कर लेनी चाहिए। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। हर सिटीजन का जो वोटिंग राइट है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। उनका मानना ये है कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है या जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, या जो रॉयल फैमिली के रिलेटिव्स हैं, उनके पास में वोटिंग राइट होना चाहिए। दे ऑल्सो डिड नॉट वांट अ वोट फॉर वीमेन, और ये लोग विमेन के लिए किसी भी तरह का वोटिंग राइट अलाउ नहीं करते हैं। ये लिबरल्स हैं जो कि मॉडरेट हैं, मीन्स कंजर्वेटिव भी हैं, और ये रेडिकल्स को भी फेवर कर रहे हैं। तो ये एक मिडिल पार्ट है जो कंजर्वेटिव और रेडिकल्स के बीच की चेन है, जो लिबरल्स हैं हमारे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजर्वेटिव के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो रेडिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या हैं, हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर लिबरल्स की। उनकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है लिबरल्स की? लिबरल्स अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। उनको डायनेस्टिक रूलर्स की अनकंट्रोल्ड पावर को क्या करना है, वो लोग उसको अपोज कर रहे हैं। इसके बाद में दे wanted to safeguard the right of individual against government। वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लोगों के राइट को सेव करना यहाँ पर चाहते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन ये इलेक्शन किसने किया हो, इस गवर्नमेंट को किसने इलेक्ट किया हो? उन लोगों ने जो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं या जो मैन ऑफ प्रॉपर्टी हैं, जिसके पास जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं। इसके बाद में वो लोग एक वेल ट्रेंड जुडिशरी भी चाहते हैं। दे ऑल्सो वांट अ वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि उनको वेल ट्रेंड जुडिशरी भी चाहिए, बट इनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? दे आर नॉट, दीज पीपल आर नॉट कम्प्लीटली रेडिकल्स एंड डेमोक्रेट्स। ये पूरी तरह से डेमोक्रेट्स जो हैं वो नहीं है, कम्प्लीटली ये डेमोक्रेट्स यहाँ पर नहीं है। और वो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जो वोटिंग राइट है उसके फेवर में भी नहीं है। वोटिंग राइट वो देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मैन ऑफ प्रॉपर्टी को, सोसाइटी के रिच पीपल को ही वो लोग वोटिंग राइट सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर दे रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी क्या है और कंजर्वेटिव के फीचर्स, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। ये तो हो गई हैं लिबरल्स की। शॉर्ट नोट्स बना के इसको आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए कि व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरल्स इन यूरोपियन सोसाइटी। दिस इज द क्वेश्चन फॉर होमवर्क।
सो बी कनेक्टेड। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में। ओके क्लास।